देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब मैं रोजगार की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था। काम तो मिलता था पर दिहाड़ी मजदूरी का, मतलब कि 2 दिन का काम और 4 दिन आराम, जिस वजह से मैं हर वक्त काम की तलाश में ही रहता था। चाहे दिन हो या फिर रात, मैं काम के लिए हमेशा तैयार रहता। पर जिस काम का मुझे इंतज़ार रहता वो था सामरी जंक्शन का, जहां मुझे नाइट में ट्रेन में पार्सल चढ़ाने और उतारने का काम मिला था। ये काम भी हफ्ते में 2 दिन का ही होता था, शनिवार और इतवार का। पर ये 2 दिन बाकी 5 दिनों से बहुत ही अच्छे बीतते थे। हालांकि काम तो बहुत मेहनत वाला था, पर पैसे हाथ के हाथ मिल जाते थे। दरअसल जब मैं पहली बार सामरी जंक्शन पर काम करने लगा तो वहाँ के पुराने लोगों ने कहा कि रात के 1:30 बजे से 2 बजे के बीच कोई भी लोडिंग या अनलोडिंग नहीं करनी है। यहाँ तक कि उस दौरान प्लेटफार्म पर भी नहीं रुकना है। 2 बजे के बाद ही काम दोबारा शुरू होगा। इनका कोई नियम कायदा होगा, इसलिए मैंने इस पर कोई सवाल नहीं किया और काम पर लग गया। फिर जब रात के 1:30 बजने में कुछ समय शेष था कि तभी सभी लोडर प्लेटफार्म छोड़कर जाने लगे। मैं भी चुपचाप उनके पीछे पीछे चल पड़ा। फिर जब उनके पीछे चलते चलते स्टेशन से कुछ दूर बनी चाय की एक टपरी पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वो सभी लोडर अपनी वर्दी उतारकर घर के कपड़े पहन रहे हैं। मैं अभी उन्हें ही देख रहा था कि तभी उस चाय की टपरी वाले ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, अरे ओ भैया, वहाँ दूर खड़े क्या कर रहे हो? आओ यहाँ आकर सबके साथ बैठो, 1:30 बजने वाला है। टपरी वाले की बात सुनते ही मैं भी चुपचाप उनके साथ जाकर बैठ गया। पर मैं अभी भी इसी उलझन में था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। चूँकि वो मेरा पहला ही दिन था, इसलिए मैं कुछ पूछताछ करने में हिचकिचा रहा था। तभी एकदम से सन्नाटा पसर गया और उस चाय वाले के साथ साथ सारे लोडर खामोश हो गए। अब रात के 1:30 बज चुके थे और मैं भी उन्हीं लोगों की तरह चुपचाप वहीं पर बैठा रहा। तभी किसी औरत ने आवाज़ देते हुए कहा, अरे यहाँ कोई कूली है क्या? पर उस औरत के 3 बार पूछने के बाद भी किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला। यहाँ तक कि किसी ने पलटकर भी उस औरत को देखा तक नहीं। फिर वो औरत शायद वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद भी हम सारे वैसे ही बैठे रहे जब तक कि रात के 2 नहीं बज गए। फिर रात के 2 बजते ही फिर से उन लोडरों ने अपनी अपनी वर्दी पहन ली। चूँकि मेरा पहला ही दिन था, इसलिए मुझे अभी वर्दी नहीं मिली थी और मैं अपने ही घर के कपड़ों में था। 2 बजे के बाद फिर से हम सारे काम पर लग गए और सुबह 6 बजे जाकर हमारी छुट्टी हुई। घर पर आने के बाद अभी भी मेरे मन में रात के 1:30 बजे वाली बात खटक रही थी। फिर जब मैं दोबारा रात को ड्यूटी पर पहुंचा तो ठीक कल जैसे ही हुआ। सभी लोडर उस चाय की टपरी पर पहुंचे, वर्दी उतारी और वो कल वाली औरत भी फिर से 3 बार आवाज़ लगाकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद जब 2 बजे हम सब वापस काम पर जा रहे थे कि तभी मैंने उस चाय वाले भैया से पूछा, आखिर ये सब यहाँ पर हो क्या रहा है? कौन है वो औरत? इस पर उस चाय वाले भैया ने मुस्कुराते हुए कहा, ना ही जानो तो ये अच्छा है। अगर जान गए तो यहाँ पर काम नहीं कर पाओगे। जैसा सब कर रहे हैं वैसा ही करते रहो बस। उस चाय वाले की बात अजीब तो लगी, पर उससे बहस करके भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं था। लिहाजा चाय वाले के बाद मैंने अपने लोडर साथियों से इस बारे में बात की, पर उनमें से किसी को भी कुछ भी नहीं पता। वो ठीक वैसा ही कर रहे थे जैसा कि पुराने लोडर करते आ रहे थे। फिर इसके बाद मैंने भी इस बात के बारे में सोचना बंद कर दिया। वैसे भी मेरा काम सिर्फ 2 दिन का ही था। हफ्ते दर हफ्ते बीतते गए और अब मुझे उन्हीं लोगों की तरह आदत सी हो गई थी। हम 1:30 बजे से पहले ही प्लेटफार्म छोड़ देते और 1:30 से 2 बजे के बीच अपनी वर्दी उतार कर उस चाय वाले की टपरी पर चुपचाप बैठ जाते। फिर वो औरत आती और 3 बार आवाज़ लगाती और फिर वो चली जाती। ये सब एक रूटीन सा बन गया था जो बहुत ही डरावना था। ऐसे ही उस रात जब मैं बाकी लोडरों के साथ माल चढ़ा और उतार रहा था कि तभी स्टेशन पर एक बुजुर्ग आदमी मेरे पास आया और मुझसे बोला, ट्रेन में कोई सीट दिला सकते हो बेटा? मेरे साथ मेरी बीवी और पोती है। फिर इस पर मैंने कहा, कौन सी ट्रेन की सीट चाहिए? इस पर उन्होंने कहा, वो मानसा एक्सप्रेस जो रात के 1:30 बजे प्लेटफार्म 2 पर आती है। मैंने तुरंत ही कहा, अरे हाँ, उसमें तो 10 सीटें हैं हमारे स्टाफ की। आप चिंता मत करो, आपको सीट मिल जाएगी। अब रात के 1 तो बज ही चुके थे। लिहाजा मैंने उस बुजुर्ग से कहा, आप प्लेटफार्म 2 पर जाइए और सबसे पिछली वाली बोगी में चढ़ जाइएगा। अंदर मेरी तरह एक आदमी लाल कपड़ों में होगा, उसे ही पर्ची थमा देना, वो आपको सीट दिला देगा। फिर इसके बाद वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला गया और मैं वापस काम पर लग गया।
मैं अभी अपना काम ही कर रहा था कि मेरी नज़र उसी बूढ़े आदमी पर पड़ी जो अभी भी वहीं पर बैठे हुए थे, जबकि उनकी ट्रेन आने का वक्त हो चुका था। और मैं तुरंत ही उनके पास गया और पूछा, क्या हुआ बाबा, आप प्लेटफार्म 2 पर गए नहीं? आपकी ट्रेन तो बस आने ही वाली है। इस पर उस आदमी ने कहा, क्या ट्रेन के आने का वक्त हो गया? इस पर मैंने कहा, हाँ हाँ बाबा, कहाँ ध्यान है आपका, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैंने एक हाथ से उनका बैग उठाया और दूसरे हाथ में उनकी छोटी पोती को पकड़ा और वहाँ से चल पड़ा प्लेटफार्म 2 की तरफ। भगवान का शुक्र था कि ट्रेन के छूटने से पहले ही मैंने उन्हें किसी तरह ट्रेन में चढ़ा दिया। जिस तरह से अम्मा और बाबा चल रहे थे, मुझे लग रहा था कि ट्रेन तो गई हाथ से, पर ऐसा नहीं हुआ और जाते जाते अम्मा और बाबा आशीर्वाद भी देते गए। उनके जाने के बाद जब मैं वापस लौटा तो मैंने देखा कि मेरे सारे साथी वहाँ से गायब हो चुके हैं। और फिर जब मेरी नज़र घड़ी पर गई तो रात के 1:30 बज चुके थे। मतलब कि मेरे सारे साथी उस चाय की टपरी पर पहुँच चुके थे। मैंने उसी वक्त अपनी वर्दी उतार कर साइड में फेंक दी। वो तो अच्छा था कि मैंने अंदर लंबी वाली पजामा और बनियान डाल रखी थी। वर्दी उतारने के बाद मैं भागते उसी चाय की टपरी की तरफ जा रहा था कि मेरी नज़र प्लेटफार्म पर एक औरत पर गई जो किसी को ढूंढ रहे थे। पता नहीं क्यों उसे देखते ही मेरे कदम अपने आप ही रुक गए। इसी बीच हम दोनों की नज़र भी मिली, पर कोई बात नहीं हुई। शायद मेरी हालत देखकर उसे अजीब लग रहा था। आखिर लंबे पजामे और बनियान पहने आदमी से कोई मदद की क्या उम्मीद करेगा। पर मैं इस बात को दरकिनार करते हुए उस औरत के पास गया और बोला, मैडम आपको कोई मदद चाहिए क्या? इस पर वो इशारे से मुझे वहाँ से जाने को कहने लगी, जिस पर मैंने कहा, मैडम जी आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ। अब मैडम थोड़ी शांत हो गई थी, पर वो कुछ भी बोली नहीं। मैंने भी ज़्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं समझा और चाय की टपरी की तरफ निकल गया। जब मैं चाय की टपरी पर पहुंचा तो पता चला कि वो औरत 3 बार आवाज़ लगाकर वहां से जा चुकी है और अब सिर्फ 2 बजने का वेट था। फिर जब रात के 2 बजने पर हम चाय की टपरी से वापस स्टेशन के प्लेटफार्म पर पहुंचे तो ललित ने मेरे से पूछा, अरे भाई ये बता तू कहाँ पर रह गया था? फिर इस पर मैंने उसे सारी बातें बताते हुए कहा, यार हम लोगों ने तो बेमतलब का 1:30 बजे का बहम पाल रखा है। 1:30 बजे मैं स्टेशन के प्लेटफार्म पर ही था, पर कुछ भी नहीं हुआ। इस पर ललित बोला, क्या? अरे यार तेरी किस्मत अच्छी थी बस, और ऊपर से तूने वर्दी भी उतार दी थी। और वैसे भी उस औरत की आवाज़ तो तूने भी सुनी है ना, जो चाय की टपरी पर कुली ढूंढती है। ललित की बातें अपनी जगह दुरुस्त थी, इसलिए मैंने भी ज़्यादा चपर चपर नहीं की और चुपचाप काम में लग गया। फिर जब सुबह 6 बजे का काम ख़त्म करके मैं घर पर पहुंचा तो मुझे रह रहकर उसी औरत का चेहरा मेरे नज़रों के सामने आ रहा था। दिन के अपने छोटे मोटे काम निपटाने और आराम करने के बाद रात को वापस काम पर लौटा। उस रात काम का लोड कुछ ज़्यादा ही था, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोडर उस रात काम पर आए नहीं। मुझे और ललित को लगाकर सिर्फ 6 लोडर थे, जिस वजह से हम 6 जने अपने अपने काम में इतने व्यस्त हो गए कि एक पल के लिए बात करने की भी फुर्सत नहीं थी। और इसी व्यस्तता में कब रात के 1:30 बज गए हमें से किसी को भी ख्याल नहीं रहा। और जब ख्याल आया भी तो तब तक 1:40 हो चुके थे। फिर ललित चिल्लाते हुए बोला, चल भाई चलते हैं। और इतना बोलकर ललित और वो 4 लोग सरपट चाय की टपरी की तरफ भागे। पर मुझे कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि मुझे तो मालूम था कि यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। लिहाजा मैं बड़े आराम से चाय की टपरी की तरफ जा ही रहा था कि तभी मुझे थोड़ी हलचल महसूस हुई। फिर जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि कल वाली वही औरत आज भी ठीक वहीं पर खड़ी है जहाँ पर कल खड़ी थी, पर आज उसकी नज़रें मेरे पर ही टिकी थी। वो एकटक मेरे को देखे जा रही थी और मैं भी मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। और जब मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने नोटिस किया कि वो मेरे को नहीं बल्कि मेरी वर्दी को निहार रही थी। फिर मैंने जब उस औरत को टोकते बोला, आपने मुझे पहचाना? मैं कल रात यहीं मिला था आपको। इस पर वो औरत कुछ बोलने की बजाय मेरी वर्दी पर अपना हाथ फेरने लगी। ये देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा और मैं तुरंत ही 2-3 कदम पीछे हटते हुए बोला, मैडम आप ये क्या कर रही हैं? तभी उसने पटरियों के बाएं ओर इशारा किया। फिर जब मैंने उस तरफ देखा तो मैंने पाया कि ट्रेन की सिंगल बोगी उस ट्रैक पर लगी हुई है। मैं ये देखकर हैरान था कि आखिर सिंगल बोगी ट्रैक पर आई कहाँ से? अभी तो कोई ट्रेन भी नहीं आई है। मैं ये सोच ही रहा था कि उस औरत ने एकदम से मेरा हाथ पकड़ लिया और जबरन उस सिंगल बोगी की तरफ लेकर जाने लगी। मैंने अपने हाथ को उस औरत के हाथ से काफ़ी छुड़ाने की कोशिश भी की, पर मैं छुड़ा ही नहीं पाया
और वो मुझे खींचते हुए उस सिंगल बोगी में ले आई। बोगी में आते उस औरत ने मेरा हाथ छोड़ दिया। इससे पहले कि मैं उस बोगी से उतरकर भागता कि मेरी नज़र उस बोगी की सीटों पर सफ़ेद चादरों में लिपटे हुए लोग नजर आए। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि सारे के सारे मरे हुए हों। किसी में भी किसी तरह की कोई हलचल नहीं थी और ये देखकर मेरे पैर डर के मारे वहीं जम से गए थे। तभी उस औरत ने कहा, इन सभी को सुबह होने से पहले कारागोला पहुंचा देना और ध्यान रहे इन चादरों को भूल से भी मत हटाना, नहीं तो। इतना बोलकर वो औरत चुप हो गई। मुझे लगा कि वो आगे भी कुछ बोलेगी, पर वो उस बोगी से गायब हो गई थी। उस औरत को बोगी में ना पाकर मैंने भी बोगी से भागने की कोशिश की, पर मैं बोगी के बाहर जाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाता कि मेरे दोनों पैर एकदम से बेजान हो जाते और मैं वहीं पर गिर पड़ता। इसके बाद मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि जैसा उस औरत ने कहा है वैसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे मेरे साथ बहुत ही भयानक होगा। पर मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये कारागोला है कहाँ पर और इन सारी लाशों को कैसे लेकर जाऊंगा। मैं अभी उस बोगी में औंधे मुंह पड़े हुए यही सब सोच रहा था कि तभी बोगी के बाहर से ललित की आवाज़ आई। ललित की आवाज़ सुनते ही मैं तुरंत ही खड़ा हुआ और बोगी के गेट पर जाकर ललित को आवाज़ देते बोला, अरे ललित भाई मुझे बचा लो यार, मैं फंस गया हूँ। इस पर ललित मेरे करीब आते हुए बोला, क्या हुआ भाई, और तुम ये बोगी में क्या कर रहे हो, क्या बात है। इस पर मैंने ललित को सारी बात बता दी और मेरी बात सुनने के बाद ललित भी डर से कांपते बोला, ओ तभी वो औरत आज चाय की टपरी पर आवाज़ देने नहीं आई। ललित के इतना कहते ही मुझे भी ध्यान आया कि उस औरत की आवाज़ भी उसी तरह की थी जो चाय की टपरी पर आती थी। अब ये तो साफ था कि मामला अब पेचीदा हो गया है और सवाल ये था कि इससे बाहर कैसे निकलें। तभी ललित ने कहा, भाई कालागोरा कोई जगह का नाम नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है हमारे स्टेशन के पीछे करीब 3 किलोमीटर दूर एक कुआं है जिसे कारागोला कुआं कहते हैं। ललित के इतना कहते ही मैंने ललित से उन लाशों को वहां से लेकर जाने का इंतजाम करने को कहा। ललित भी फौरन एक बड़ा ठेला ले आया और उसके बाद मैंने एक एक करके उन 43 लाशों को उस सफ़ेद चादर समेत उस ठेले पर लाद दिया और उसके बाद मैं ललित के साथ उस ठेले को धकेलते हुए कारागोला कुएं के लिए निकल गया। अब लगभग 3 बजने वाले थे। हम दोनों की धड़कनें इतनी तेज हो रखी थी कि उस सन्नाटे में साफ साफ सुनाई दे रही थी। फिर जब हम दोनों कारागोला कुएं पर पहुंचे तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी ललित ने कहा, चल इन लाशों को कुएं में डाल देते हैं, क्योंकि उस औरत ने भी यही कहा था कि इन सब लाशों को कारागोला पहुंचाना है। लिहाजा हम दोनों ने उन लाशों को एक एक करके उस कुएं में डालना शुरू कर दिया। पर हैरानी वाली बात तो ये थी कि हम जब भी कोई लाश उस कुएं में फेंकते तो उसकी गिरने की आवाज़ ही नहीं आती। और फिर जब आखिरी लाश फेंकने की बारी आई तो अचानक ही जोरों की हवाएं चलने लगी। हवाएं इतनी तेज थी कि मैं और ललित उस लाश को लेकर वहीं नीचे गिर पड़े और लाश हमारे हाथ से छूट गई, जिस वजह से वो लाश उस सफ़ेद चादर से बाहर आ गई। तभी ललित तुरंत ही उस लाश को उठाने के लिए दौड़ा, पर जैसे ही ललित उस लाश को उठाने के लिए झुका वैसे उस लाश ने ललित की गर्दन दबोच ली। इससे पहले मैं कुछ करता कि उस लाश ने ललित को उसी कारागोला कुएं में फेंक दिया। उस वक्त मैं इतना डर गया था कि डर के मारे मैं वहाँ से भाग गया और फिर कभी सामरी जंक्शन पर काम करने के लिए मैं नहीं लौटा। पर कभी न कभी वहाँ के लोडरों से मुलाकात हो ही जाती जो बताते हैं कि अब वो औरत नहीं आती है। पर अभी भी सारे लोडर रात के 1:30 बजे प्लेटफार्म छोड़कर चाय की टपरी पर वर्दी उतार कर बैठ जाते हैं। दोस्तों उसके बाद मैंने उस औरत और कारागोला कुएं के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की, पर कुछ हाथ नहीं लगा। बस इसी बात का दुख है कि मेरी वजह से ललित की जान चली गई और इस बात का मलाल मुझे आज भी है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।